बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हैं जी। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम डिफ्यूजन पे बात करेंगे और डिफ्यूजन पर असरअंदाज होने वाले अवामल को हम लोग तफसील से बयान करेंगे। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए हमने बात की थी कि जब किसी जो वेपर्स होते हैं वो जब बनते हैं तो वो माया की सतह पर दबाव डालते हैं एक्विलिब्रियम की हालत में, तो उनका वो जो दबाव डलता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर्स बनने का इन्हिसार हमने देखा किस पे होता है, टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी माया को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो जब कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा माया का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा ठोस हालत में माया उसके वेपर प्रेशर के। मतलब ये है कि जब किसी माया को आप ठंडा करते जाते हैं तो ठंडा करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि माया हालत का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पर जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में पाए जाते हैं और वो टेम्परेचर जिस पर यह सूरत हाल होती है वो कहलाता है माया का फ्रीजिंग पॉइंट। हम कह सकते हैं किसी माया का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर माया हालत का वेपर प्रेशर जो है वो उस शय की ठोस हालत के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये आगे कुछ माया जात हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। डाई इथाइल ईथर फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100। एन ऑक्टेन का -57 फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 126 है। और एस्टिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 118 है और फ्रीजिंग पॉइंट है 16.6। तो ये था जनाब फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके बाद जो अगली चीज़ है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है जनाब डिफ्यूजन। देखें जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक माया के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत करते रहते हैं, मूव करते हैं। तो मूव करने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है, देखें ये तयशुदा बात है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जब दूसरे माया के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे ये देखें डायग्राम में नज़र आ रहा है, पानी का एक बीकर लिया और उसमें चंद कतरे इंक के डालें तो आप देखेंगे कि वो इंक पूरे पानी में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है जी, क्यों होता है? इसलिए इंक फैली है कि पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और जो इंक के मॉलिक्यूल हैं वो भी एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का जो अमल होता है इसको मतलब इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा बदनाम ज़माना तजर्बा है जिसे आप घर में भी कर सकते हैं।
शीशे का एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल लें और उसके बाद उसमें चंद कतरे आप इंक के डालें तो पूरे इंक जो है वो पानी में फैल जाएगी। तो डिफ्यूजन का अमल जो है वो लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन का अमल जो है वो गैसेस में भी होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि गैसेस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो तेज़ होता है लिक्विड की निस्बत, और सॉलिड में तो ये होता ही नहीं है। तो अब हम ये उसकी ओवरऑल डायग्राम थी जो आपको पीसीज में नज़र आ रही थी। तो ये माया में डिफ्यूजन दिखाई गई है और इसको आप घर में एक छोटे से तजर्बे से जो है वो इसको आप साबित कर सकते हैं। तो अब डिफ्यूजन का इन्हिसार किन फैक्टर्स पर होता है? फैक्टर से मुराद वो चीज़ें हैं जो डिफ्यूजन पर असरअंदाज होते हैं। तो इसमें जो बात आती है वो जनाब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद आया क्या होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? मालिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो वो मायात जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल तेज़ होता है, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल स्लो होता है। इसकी वजह कोई बता सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो मूवमेंट पे असरअंदाज होती हैं मालिक्यूल्स के। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी मालिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी मूवमेंट उतनी कम होगी। तो मतलब नतीजा ये निकला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिफ्यूजन पर असरअंदाज होती हैं। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लो, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्ट। तो अब अगली जो चीज़ है वो है जी मालिक्यूल्स का साइज़। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी सादा सी मिसाल है। अगर आपके पास एक बीकर में शहद है और एक में पानी है, दोनों को लें और गिरा दीजिए, कौन तेज़ी से बहेगा जी? डेफिनेटली पानी बहेगा, शहद नहीं बहेगा। शहद तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। उसकी वजह क्या है? मालिक्यूल्स का साइज़। शहद के मालिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है और उसमें डिफ्यूजन स्लो है, और पानी के मालिक्यूल्स का साइज़ छोटा है शहद की निस्बत। तो इससे हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं, क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं जी? जितना मालिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा डिफ्यूजन का अमल उतना ही सुस्त होगा, और जितना मालिक्यूल का साइज़ छोटा होगा डिफ्यूजन का अमल उतना ही तेज़ होगा। उसके बाद है जी मालिक्यूल्स की अशकाल। मालिक्यूल्स की जो अशकाल होती हैं वो भी असरअंदाज होती हैं। कैसे? बाकायदा शक्ल के मालिक्यूल, मतलब जिनकी एक रेगुलर शक्ल होती है, वो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। तो बाकायदा शक्ल वाले जो मालिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन का अमल जो है वो तेज़ होता है बेकायदा शक्ल वाले मालिक्यूल्स की निस्बत, क्योंकि जो बाकायदा हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक मालिक्यूल है, उनकी जो साइज़ है वो बॉल जैसा है और एक जो है वो ट्राइंगल जैसा है। अब आप जब दोनों को गिराएंगे नीचे तो कौन तेज़ी से मूव करेगा जी? बाल वाला। ट्राइंगल्स उधर ही गिरी रह जाएंगी और बाल्स जो हैं वो आगे मूव कर जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि मालिक्यूल्स की जो अशकाल है वो भी डिफ्यूजन पर असरअंदाज होती है। अगर मालिक्यूल की शक्ल बाकायदा होगी तो डिफ्यूजन का अमल जो है वो तेज़ होगा, अगर मालिक्यूल्स की शक्ल बेकायदा होगी तो डिफ्यूजन का अमल सुस्त होगा। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा आज का जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हमने बात की कि डिफ्यूजन का अमल क्यों होता है, क्या होता है डिफ्यूजन का अमल और क्यों होता है, और उसके बाद हमने वो 3 फैक्टर डिस्कस किए जो डिफ्यूजन के अमल पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन जी इसके साथ ही जो है वो मैं इजाज़त नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें देखिए एक और भी चीज़ थी जो मेरे माइंड में मिसिंग थी, तो वो है जनाब टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का अमल बढ़ता है। क्यों? सोचिए, टेम्परेचर का तल्लक मालिक्यूल की किस चीज़ के साथ है? काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मालिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके मोशन की स्पीड भी
बढ़ेगी। इट मीन्स कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना डिफ्यूजन का अमल तेज़ होगा। एक तो ये मोशन और काइनेटिक एनर्जी वाली बात से भी आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बात है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। कोई बता सकता है क्यों वीक होती हैं? चलें जी, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर कीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों कमज़ोर होती हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। लें जी, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।